देश के इतिहास में आज से पहले जो नहीं हुआ, प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी ने वो कर दिया। दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ कि देश के प्रधानमंत्री आरएसएस के दफ्तर, आरएसएस के मुख्यालय गए हों। लेकिन अब इतिहास में नाम दर्ज हो चुका है, मोदी वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि पीएम रहते हुए आरएसएस मुख्यालय गए। दोस्तों, इसी के साथ ये भी कह सकते हैं आप कि इस विजिट के साथ राजनीतिक तौर पर मोदी ने राजनीतिक तौर पर संघ के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। इस विजिट पर, इस दौरे पर क्या बोला आरएसएस और आने वाले वक्त में देश की राजनीति किस तरह से बदलने वाली है, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी नागपुर के कार्यक्रम में उनको शिरकत करनी थी। दोस्तों, पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि नागपुर जा रहे हैं मोदी, तो संघ मुख्यालय जाएंगे नहीं जाएंगे। खबरें ये भी आई कि शायद मोदी जी नहीं जाएंगे, लेकिन अंत में प्रधानमंत्री ने संघ मुख्यालय जाकर खुद ही तस्वीरें शेयर की और कहा, नागपुर में स्मृति मंदिर जाना एक बहुत ही खास अनुभव है। आज की यात्रा को और भी खास बनाने वाली बात यह है कि ये वर्ष प्रतिपदा के दिन हुई, जो परम पूज्य डॉक्टर साहब की जयंती भी है। मेरे जैसे अनगिनत लोग परम पूज्य डॉक्टर साहब और पूज्य गुरुजी के विचारों से प्रेरणा और शक्ति प्राप्त करते हैं। इन दो महानुभवों को श्रद्धांजलि देना सम्मान की बात थी, जिन्होंने एक मजबूत, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से गौरवशाली भारत की कल्पना की थी। दोस्तों, ये जो मोदी जी जिक्र कर रहे हैं, दरअसल ये गोलवलकर और हेडगेवार का जिक्र कर रहे हैं। गोलवलकर और हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी मोदी ने और उसके बाद अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तस्वीरें शेयर की। तो प्रधानमंत्री मोदी की इस विजिट पर आरएसएस की तरफ से भी बयान आया है। दोस्तों, हिंदुस्तान की इस खबर के मुताबिक आरएसएस की तरफ से इस पूरी विजिट को लेकर बाकायदा आधिकारिक तौर पर बयान देते हुए आरएसएस के शेषाद्रिचारी ने कहा है, लोग हमेशा आरएसएस और बीजेपी के संबंधों के बारे में बात करते हैं, पहले भी बात करते रहे। बीजेपी और आरएसएस के बीच कोई मतभेद नहीं है। दोस्तों, आगे उन्होंने कहा, जो लोग संघ और बीजेपी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वही लोग कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस के बीच मतभेद हैं। जो लोग इन झूठी बातों को फैलाते हैं, वे अपनी राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करते हैं। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये कौन कह रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में मतभेद थे। ये बात तो स्वयं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बिल्कुल बीचों बीच कही थी, बाकायदा इंटरव्यू देकर। इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू में जेपी नड्डा ने कहा था कि अब बीजेपी सक्षम है और उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है। याद है ना आपको दोस्तों, ये इंटरव्यू बीच चुनाव में आया था, तब जब मोदी जी 400 पार नारा लगा रहे थे। लेकिन हुआ क्या, बीजेपी 240 पर आकर थम गई और मोदी जी राजनीतिक बैसाखियों पर आकर रह गए। मोदी के राजनीतिक करियर में ये पहली बार है कि वो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। अब हालत यह है कि एक एक बिल पास करवाने के लिए उनको अपने सहयोगियों की जरूरत पड़ रही है और स्थिति यहां तक आ गई है कि जयंत चौधरी और चिराग पासवान जैसे लोग खुलेआम बीजेपी की सांप्रदायिक पॉलिटिक्स, हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स के खिलाफ बोल रहे हैं। और ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि बीच चुनाव में आरएसएस के बिना बीजेपी सक्षम है और बीजेपी अपने फैसले खुद लेती है। इस तरह के बयान जेपी नड्डा ने दिए। अब जेपी नड्डा ने दिए या जेपी नड्डा से दिलवाए गए, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात हमें यह भी सुनने को मिली लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद कि आरएसएस ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे और उसके बाद के चुनाव में जो कुछ भी हुआ वो भी हमने पहली बार होते देखा। दोस्तों, आरएसएस बीजेपी की हमेशा से चुनाव में मदद करता रहा है और कोई पहली बार नहीं है। लेकिन ये पहली बार है कि हरियाणा में जीत का श्रेय आरएसएस के सर बांधा गया और ये कहा गया कि आरएसएस के इतने स्वयंसेवक हरियाणा में चुनाव में बीजेपी की मदद के लिए उतरे। फिर यही महाराष्ट्र में कहा गया, फिर यही दिल्ली में कहा गया। तो बीजेपी और आरएसएस के बीच हाल के 10 सालों में मोदी की राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद रिश्तों में कितना परिवर्तन आया है सब जानते हैं। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये जो बीजेपी है, मोदी अमित शाह की बीजेपी है, उनके बाद समझ में आ गई कि आरएसएस के बिना मोदी चाहे कितना भी बड़ा ब्रांड हो, उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। और वैसे भी जितना मोदी को वक्त हो रहा है पीएम की कुर्सी पर बने रहते हुए, उनकी एंटी इनकम्बेंसी लगातार बढ़ रही है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे के पूरे विजिट से अब आरएसएस बीजेपी के लिए क्या निकाल कर आएगा। दोस्तों, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ना हो गया, बीरबल की खिचड़ी हो गई कि एक अदद राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को आरएसएस नहीं दिला पा रही है। दोस्तों, जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हुए 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया है। अभी तक बीजेपी को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को, एक फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला है। इससे देश को नुकसान हो रहा है क्योंकि जेपी नड्डा तमाम बैठकों में हिस्सा लेते हैं, आरएसएस के साथ भी, बीजेपी की आंतरिक बैठकों में भी। फिर जेपी नड्डा देश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो कुछ हो ना हो, कम से कम आरएसएस इतना कर दे कि वो देश के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जेपी नड्डा को फ्री कर दे
और बीजेपी को एक फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष दे दे। अब दोस्तों आरएसएस द्वारा ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस में कोई मतभेद नहीं है। चलिए इस बात को मान लेते हैं। अगर ऐसा है तो फिर अभी तक बीजेपी को कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं मिला? ऐसा तो है नहीं कि मोदी अमित शाह अगर ना चाहते तो किसी को बना नहीं पाते। इसका मतलब या तो उनकी चाहत चल नहीं रही है, या फिर जो नाम आरएसएस मोदी के आगे रख रहा है मोदी को पसंद नहीं, या फिर जो नाम बीजेपी आरएसएस के आगे रख रही है आरएसएस को नहीं भा पा रहा। दोस्तों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान ना होना पिछले 1 साल से ये इस बात का सबूत है कि केवल एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर कितनी बड़ी असहमति है। हालांकि केवल कह देना ये मामले को बहुत हल्का करता है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इस बात से ही तय होगा कि बीजेपी की आने वाली भविष्य की पॉलिटिक्स क्या होगी, क्योंकि बहुत से फैसले हैं जो इसके बाद हो जाएंगे। दोस्तों आरएसएस चाहता है कि बीजेपी उसके हिसाब से चले, और दोस्तों अमित शाह और बीजेपी जिन्होंने पिछले 10 सालों में अपनी तरह से पार्टी चलाई है, वो ये जानते हैं कि अगर आरएसएस का कंट्रोल हो गया बीजेपी में तो पार्टी उनके हाथ से निकल जाएगी, और पार्टी उनके हाथ से निकल गई तो उनके पास बचेगा क्या? इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का क्या होगा? आरएसएस ने अब तक योगी की कुर्सी बचाए रखी है और केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता कि वो सीएम के पद पर बने रहें, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ को पद से हटाने को लेकर मोदी आरएसएस को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा मोदी की ये विजिट योगी आदित्यनाथ के भविष्य पर भी जो भी संशय के बादल हैं उसको साफ कर सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को अगर अब नहीं हटाया गया तो 2027 के विधानसभा चुनाव के दौरान उससे पहले उनके लिए हटाना, उनको मतलब पद से हटाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो योगी को अब हटाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसके दौरान एक 2 साल का कूलिंग पीरियड मिलता है बीजेपी को। तो योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य को लेकर अब तक सवाल है। इस पर आरएसएस को ना केवल फैसला लेना है बल्कि बताना है कि वो मोदी अमित शाह के फैसले पर कितने राजी हैं। हालांकि दोस्तों आरएसएस को लेकर बड़ी बड़ी बातें आज न्यूज़ चैनल्स में कही गई। आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं इस साल में, लेकिन मैं चाहती हूं कि आरएसएस खुद भी देश की समस्याओं पर कुछ बात करे। दोस्तों मोहन भागवत देश के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है आज, तो मोहन भागवत या आरएसएस की तरफ से क्यों नहीं बताया जाता कि उसका स्टैंड बेरोजगारी को लेकर क्या है, उसका स्टैंड महंगाई को लेकर क्या है, चीन को लेकर क्या है, अमेरिका के टैरिफ को लेकर क्या है, भारत के अंदर जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको लेकर आरएसएस का स्टैंड क्या है। मोहन भागवत आए दिन बयान देते रहते हैं कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर नहीं खोजा जाना चाहिए, या फिर हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है, तो फिर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे लोग औरंगजेब की 300 साल पुरानी कब्र खोदने पर क्यों आमादा थे? आरएसएस को ये बताना चाहिए। दोस्तों अगर आरएसएस इतना बड़ा संगठन है जो देश की पूरी राजनीति को एक तरह से दिशा और दशा दे रहा है, तो आरएसएस को देश के दूसरे मुद्दों पर भी बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। ये बात सही है दोस्तों कि पिछले 10 सालों में मोदी की सत्ता में रहते हुए आरएसएस को बहुत कुछ मिला है, लेकिन अब उसको ये दिखाना होगा कि वो इस समाज को और क्या दे सकता है बीजेपी के हित के अलावा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आरएसएस अपने 100 सालों में अपनी वो जिम्मेदारी निभाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।